Hello and welcome, my dear student. Welcome again to your educational platform. आज हम स्टडी करने वाले हैं 11th क्लास का जो चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. सो डियर स्टूडेंट, इससे पहले आप लोगों ने हाइड्रोस्टेटिक और हाइड्रोडायनेमिक्स के सारे कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिए होंगे और उम्मीद करते हैं वहां तक के आपने क्वेश्चंस भी लगा के देखे होंगे अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट और जेई. आपने अपने PYQ लगा लिए होंगे. तो अभी हम बेटा बात करने जा रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर एक टॉपिक है हमारा थर्मल एक्सपेंशन, जिसमें हम देखेंगे कि मान लो किसी बॉडी को अगर हम हीट दें, उसका टेम्परेचर राइज करें, पर्टिकुलर T1 से T2 टेम्परेचर तक हम राइज करते हैं, तो उसके अंदर कुछ एक्सपेंशन होता है. उसके अंदर उसकी लेंथ में एक्सपेंशन होता है, उसके एरिया में एक्सपेंशन होता है, उसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है. अब एक्चुअल में वो एक्सपेंशन कितना होता है, आज हम यहाँ ये चीज सीखेंगे. उससे पहले अपने को थोड़ा पता होना चाहिए कि हीट क्या है और हीट को मेजर करने के डिवाइस कौन से हैं, उनको सबसे पहले हम स्टडी करते हैं. सो सबसे पहले हम बात करते हैं हीट क्या है, हीट एक्चुअल में किसको बोलते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है हीट में और टेम्परेचर में ही डिफरेंस एक्चुअल में नहीं पता होता. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हीट किसको बोल रहे हैं. हीट बेसिकली बेटा सेंसेशन टू द वार्मथ होता है, सेंसेशन टू द वार्मथ. ठीक है, यानी जो अपने को गर्मी का एहसास दिलाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट. और हीट एक्चुअल में कितनी है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर. सो टेम्परेचर बेसिकली वी कैन से दैट डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस भी कह सकते हो. डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कोई बॉडी कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है, उसको हम टेम्परेचर कह सकते हैं. टेम्परेचर से उसको मेजर करेंगे. अब किसी बॉडी को अपने पास मान लो ये कोई मेटेलिक रोड है, इसको मैं हीट देता हूं, तो ये हीट किस फॉर्म में लेके जा रही है और हीट अपने को क्या पता चलेगा कि उसको हीट हमने दिया है, उसका टेम्परेचर राइज किया है. देखो ऐसे केस में या तो ऐसा हो सकता है कि अगर हमने हीट दी है डेफिनेटली उसका टेम्परेचर वेरी करेगा, या हो सकता है उसके अंदर एक्सपेंशन होगा, थर्मल एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि उसने अपनी स्टेट चेंज की होगी. तो डेफिनेटली अपने को पता चल जाता है कि बॉडी ने हीट गेन की है. 3 केसेस में मैंने यहां डिस्कस किया है. पहले केस में मैंने कहा कि हो सकता है कि भाई बॉडी अपनी स्टेट चेंज करती हो, दूसरा यह है कि उसका टेम्परेचर वेरी करता हो, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ हो, या फिर थर्मल एक्सपेंशन उसके अंदर देखने को मिला हो, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी ने हीट गेन की है. अब जो हीट जाती है वो एटम के पास में, इसके जो एटम होंगे, इस बॉडी के जो एटम होंगे, उन एटम के पास में हीट एंटर अगर कर रही है तो हम उसको बोलते हैं कि उसकी इंटरनल एनर्जी डेफिनेटली इंक्रीज हुई होगी. इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में, यानी उस एटम की एवरेज जो एनर्जी है वो इंक्रीज हुई है. और वो एनर्जी किस फॉर्म में जाती है, देखिए, या तो उस एटम की वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज हुई होगी, या उसकी रोटेशनल मोशन हुई होगी, या फिर उसने जो है ट्रांसलेटरी मोशन करना स्टार्ट किया होगा. सो डेफिनेटली मतलब उसने हीट गेन की होगी, तो कुछ ना कुछ वेरिएशंस जो है एटम के अंदर देखने को मिलेंगे. तो अब हम बात करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के जो डिवाइस है, जिसको हम टेम्परेचर स्केल्स बोलते हैं, वो कैसे बनाए गए होंगे. बाद में हम लेटर ऑन ये भी डिस्कस करेंगे कि हीट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे ट्रांसफर करती है. रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट हम स्टडी करेंगे. और हीट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के 3 तरीके हो सकते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं एक पहला कंडक्शन है. सबसे पहले कंडक्शन हम बात करते हैं कि हीट जो है कंडक्ट करके गई हो. दूसरा मेथड हो सकता है कन्वेक्शन बेटा, दूसरा मेथड हो सकता है कन्वेक्शन, और तीसरा हो सकता है रेडिएशन. ये 3 मेथड से हीट जो है बॉडी के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होती है. ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, 3 मेथड से. कंडक्शन में मतलब क्या होता है कि एटम जो है अपनी हीट नेक्स्ट एटम को देगा, वो नेक्स्ट को देगा, वो नेक्स्ट को देगा, इस तरीके से कंडक्ट होते हुए हीट जा रही है. कन्वेक्शन में क्या होता है कि एटम खुद हीट लेकर के लास्ट पोर्शन तक छोड़ के आता है.
ठीक है, और रेडिएशन में डायरेक्ट रेडिएट करता है, डायरेक्ट रेडिएट करता है, इंटरवेनिंग मीडियम का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो ये तीन तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है बॉडी के अंदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब देखो, सबसे पहले हम टेम्परेचर स्केल्स को पढ़ें उससे पहले अपने को थोड़ा सा आइडियल गैस के बारे में भी पता होना चाहिए। आइडियल गैस कौन सी होती है बेटा? मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये कह सकते हैं कि जो आइडियल गैस है वो एक ऐसी गैस है जो सारे गैस लॉज को फॉलोज करती है। ठीक है, जिसमें गैस लॉ में आ जाता है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ, ठीक है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, डिफ्यूजन लॉ। सो ये बेसिकली सारे लॉज को जो फॉलो करती है उसको हम आइडियल गैस बोलते हैं। आइडियल गैस के एजम्पशंस हम जो है केटीजी के अंदर स्टडी करेंगे, सारे के सारे पॉइंट्स हम वहां पे डिस्कस करेंगे। आइडियल गैस का जो साइज होता है मॉलिक्यूल्स का वो नेग्लिजिबल स्मॉल होता है, आइडेंटिकल शेप होता है। मॉलिक्यूल्स अगर कोलिजन करते हैं तो वो इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, और जो उनके बीच का जो गैप होता है वो एज कंपेयर टू देयर साइज ऑफ एटम अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा होता है। तो आइडियल गैस के ये बेसिक अजम्पशन, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न के बराबर होता है। सो आइडियल गैस इक्वेशन की भी बात कर लेते हैं। जो आइडियल गैस होगी वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। सारे स्टूडेंट्स ने अच्छे से पढ़ी हुई है। पी यहाँ पे प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, वी वॉल्यूम को, एन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, आर गैस कांस्टेंट है, और टी यहाँ टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। सो बेसिकली पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं, कोई गैस को हमने आइसोथर्मली ट्रीट किया है, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है बेटा? आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब डेल्टा टी चेंज जो है कितना होगा? 0, यानी टी जो है कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है इसका मतलब पीवी इज इक्वल्स टू, हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट है। पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है। हमारे अभी थर्मल एक्सपेंशन में भी इसका लॉजिक जो है अपने को यूज करना पड़ सकता है, या ये कहें कि P इज रेसिप्रोकल ऑफ V। ग्राफ बनाएंगे तो रेसिप्रोकल का ग्राफ बनेगा, या फिर आप लिख सकते हो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 भी लिख सकते हैं। ये हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम बात करते होते हैं। इसी तरीके से एक और है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सी होती है बेटा? एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब जिसमें चेंज इन हीट जो है वो क्या रहे? 0, हीट कांस्टेंट रहे, चेंज इन हीट जो है 0 रहे। सो ऐसे में इक्वेशन हम लिखेंगे पीवी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। गामा यहाँ पे क्या है? गामा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पे गामा है सीपी बाय सीवी। सीपी बाय सीवी ये स्पेसिफिक हीट रेशियो कहलाता है। इसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट रेशियो। ठीक है, सीपी बाय सीवी। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन हम लिखते होते हैं। तो वेल हमारे लिए तो जो मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कंडीशंस बताई थी वही इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने कहा था कि पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, और ये हमारे इस फंडे को हम यूज करेंगे। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन की जो इक्वेशन है इसी को यूज करके भी थर्मामीटर बनाए जा सकते हैं। थर्मामीटर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर करने के काम में आता है। अब टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम क्या क्या जो प्रिंसिपल है यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने स्टडी किया होगा कि टेम्परेचर राइज करने से मेटल्स का रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज होता है। अब इस बेस पे भी हम, इस बेसिक प्रिंसिपल पे भी हम टेम्परेचर स्केल बना सकते हैं। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन। जैसे हमने देखा कि लेंथ जो है चेंज होगी, लीनियर एक्सपेंशन होगा, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। सो इनके बेसिस पे भी हम टेम्परेचर स्केल बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एक्सपेंशन होता है मेटल के अंदर पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर पे, वो एक्सपेंशन फिक्स होता है। इस फैक्टर के बेस पे जो है हम ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई टेम्परेचर जो है कैसे मेजर किया जाए। इसी तरीके से मरकरी को हम यूज करते होते हैं थर्मामीटर बनाने के लिए। मरकरी को ही क्यों यूज करते हैं? मेटल में अगर बात करें तो लिक्विड फॉर्म में मरकरी है, शाइन करता है, ग्लास जो ट्यूब है उससे चिपकता भी नहीं है, और इसमें जो थर्मल एक्सपेंशन है वो ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, जो अपने को नजर भी आता है। ठीक है, वाटर को क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि वाटर का जो कॉलम है वो बहुत ज्यादा बनेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही हम वाटर कॉलम देखें तो लगभग 10 मीटर का बनता है, तो इसलिए वाटर का हम यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता कि थर्मामीटर बनाएं और उसकी लेंथ जो है लगभग आप देखो कि 10 मीटर से भी ज्यादा बने, तो थर्मामीटर का इमेजिनेशन कर सकते हो कितनी लेंथ का बनेगा।
सो वेल जो है इसीलिए मरकरी को यूज किया गया। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो देखिए कि भाई थर्मल एक्सपेंशन को हम स्टडी करें उससे पहले अपने को टेम्परेचर स्केल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि PV इज इक्वल्स टू NRT, तो अगर PV इज इक्वल्स टू हम NRT लिख रहे हैं, NRT, अगर मैंने कहा कि भाई वॉल्यूम को मैंने कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। तो यानी हम टेम्परेचर स्केल जो है इस बिहाफ पे भी बना सकते हैं। केल्विन ने ये लॉजिक अप्लाई किया भी था और उन्होंने एक स्केल बनाया भी, ठीक है। ये मान लो कि बेसिकली यहां पे उन्होंने क्या लिया, टेम्परेचर लिया है और इसके अलोंग उसने प्रेशर कंसीडर किया। अब उन्होंने एक रिलेशन बना के देखा किसी गैस को, जब उन्होंने आइसोथर्मली ट्रीट किया, ठीक है, सॉरी आइसोवॉल्यूमेट्रिकली, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट करके गैस का वॉल्यूम हमने फिक्स कर दिया और हम धीरे धीरे क्या करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। गैस का टेम्परेचर जैसे जैसे डिक्रीज करते हैं वैसे वैसे प्रेशर भी डिक्रीज होता है और अल्टीमेटली अपने को एक लीनियर ग्राफ जो है देखने को मिलता है, ऐसा ग्राफ जो है देखने को मिलता है। अब ये जो ग्राफ बना है जिसमें P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T तो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, लेकिन जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, उस 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर प्रेशर जो है गैस का, आइडियल गैस का 0 नहीं हो पाया। अब बात आती है कि 0 होने के लिए इस लीनियर ग्राफ को नेक्स्ट प्रोसीड किया जाए। बैकवर्ड डायरेक्शन में जब हम इसको प्रोसीड करेंगे तो ये किसी पॉइंट पे जाके मीट करता होगा, ठीक है। और ये टेम्परेचर जो मिला वो -273.15 डिग्री सेल्सियस मिला, ठीक है। या फिर इसी को नाम दिया गया 0 केल्विन, इसी को नाम दिया गया 0 केल्विन या एब्सोल्यूट 0, बेटा एब्सोल्यूट 0, इसको हम एब्सोल्यूट 0 बोलते हैं। अब एब्सोल्यूट 0 पे प्रेशर क्या हो गया, कंप्लीटली इक्वल टू 0 हो गया, प्रेशर 0 हो गया। मतलब अगर हम एब्सोल्यूट 0 तक, ये मिनिमम टेम्परेचर हो सकता है जहां तक हम अप्रोच कर सकते हैं, इससे पीछे जो है टेम्परेचर नहीं जा सकता। सो मैक्सिमम रीच है ये नेगेटिव डायरेक्शन में टेम्परेचर की। इस टेम्परेचर पे जाने के बाद प्रेशर कितना हो गया, 0। अब 0 होने का मतलब क्या है, जो मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस है बेटा वो पूरी सीज हो गई। अब जो मोशन थी वो जीज हो गई, यानी उनकी वेलोसिटी कंप्लीटली 0 हो गई। अब इससे बहुत सारी चीज आपको समझ में आएगी। जो मॉलिक्यूल्स जो थे उनकी रैंडमनेस सीज होने का मतलब वो अब कंटेनर की वॉल से स्ट्राइक नहीं करेंगे, कोलिजन नहीं करेंगे, मोमेंटम उनको इंपार्ट नहीं करेंगे, मोमेंटम 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कंटेनर की वॉल पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे, प्रेशर जो है 0 हो गया है, ठीक है। तो यहां पे प्रेशर 0 हो गया है, मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस सीज हो गई है, तो इस बिहाफ पे भी टेम्परेचर स्केल बनाया गया। या फिर हम दूसरा ये कह सकते हैं कि भाई अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए, अगर कंडीशन ये है कि प्रेशर को ही हमने कांस्टेंट बना दिया, तो उस केस में वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाता है। इस बिहाफ पे भी टेम्परेचर स्केल बनाए जा सकते हैं। और वो टेम्परेचर कितना होगा कितना नहीं, ये चीज कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले लीनियर एक्सपेंशन की बात करते हैं। टेम्परेचर स्केल में लीनियर एक्सपेंशन के लिए टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट किया, मान लो जो अगर लेंथ की अगर बात की जाए कि किसी मेटल की कोई लेंथ रोड है, मान लो L लेंथ की रोड है और उसका टेम्परेचर अपने को मेजर करना है पर्टिकुलर, जिस टेम्परेचर के ऊपर लेंथ उसने दे रखी है, मान लो T टेम्परेचर के ऊपर लेंथ ये दे रखी है, माइनस ये 0 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ कितनी थी और यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लेंथ कितनी है, -0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये टेम्परेचर आप अननोन टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो। वो आपको देगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ उसकी इतनी है, ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ उसकी इतनी है, और किसी पर्टिकुलर इस टेम्परेचर पे उसकी लेंथ क्या होगी या इतनी लेंथ हो तो उसका टेम्परेचर कितना होगा। ये लॉजिक यहां से अब हम निकाल सकते हैं। तो ये लेंथ के केस में टेम्परेचर कैलकुलेट करने का, T टेम्परेचर कैलकुलेट करने का एक जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से वॉल्यूम के लिए और प्रेशर के लिए भी आप टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो। किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर उसके वॉल्यूम में वेरिएशन देख रहे हैं या
उसके हम एरिया में वेरिएशन देख रहे हैं उससे भी निकाल सकते हैं। मान लो एरिया उसने कहा टी टेम्परेचर पे, एरिया के बजाय वॉल्यूम की ही बात कर लेते हैं। वॉल्यूम एट टी टेम्परेचर माइनस वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम एट 100 डिग्री माइनस वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस बिहाफ पे भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा प्रेशर के बिहाफ पे भी आप टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो। सो उस केस में टेम्परेचर को हम लिखेंगे प्रेशर एट टी टेम्परेचर। भाई पर्टिकुलर जो टेम्परेचर पे उसने प्रेशर पूछा होगा माइनस पी नॉट अपॉन पी 100 माइनस पी नॉट। तो इससे भी हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम मेटल्स के रेजिस्टेंस से भी हम निकालना चाहें तो उसमें भी टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। उस केस में हम टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस एट पर्टिकुलर T टेम्परेचर माइनस R नॉट, यानी रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस माइनस रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप इस तरीके से यहां से भी टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो था जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया मेथड, जो इन पे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं पीवाई के उठा के देखोगे तो। ये मैंने फॉर्मूले बताए हैं कि किस तरीके से टेम्परेचर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेल ये कहां से आ रहा है, देखिए जैसे हाँ आप 12th क्लास का आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, उसके अंदर हम देखेंगे टेम्परेचर एट टी टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस एल्फा टी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अल्फा यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना होगा, ये है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और टी जो है टेम्परेचर डिफरेंस है 0 से टी के बीच में। या यहाँ पे ऐसे भी लिखा जा सकता है रेजिस्टेंस एट T2 टेम्परेचर इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस एट T1 टेम्परेचर 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1, ऐसे भी लिखा जा सकता है। सिमिलर वे में वॉल्यूम और प्रेशर को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, वॉल्यूम एट टी टेम्परेचर इज इक्वल्स टू वी नॉट और समथिंग यहाँ पे 1 प्लस जो भी कांस्टेंट यूज करेंगे अल्फा टी, और इसी तरीके से प्रेशर के लिए भी सेम वे में जाकर के आप अल्फा यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं कहेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, और ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर हो जाएगा। सो इसी तरीके से मतलब आप इस लॉजिक के ऊपर इन पे आपका न्यूमेरिकल लगता है। जो अभी हम बात करते हैं टेम्परेचर स्केल्स के बारे में। देखिए कोई भी टेम्परेचर अपने को मेजर करना हो, टेम्परेचर स्केल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। किसी भी टेम्परेचर स्केल को अगर मेजर करना है, बनाना है टेम्परेचर स्केल, सबसे पहले डिग्री सेल्सियस या फिर सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड स्केल जो है बनाया गया था, सेल्सियस ने बनाया था। इसमें वाटर को कंसीडर करके वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट उन्होंने लिया 0 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट लिया, ठीक है। और 0 से 100 तक उन्होंने जो रीडिंग थी उनको 100 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड किया, हर एक डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करता था। तो बेसिकली कहने का मतलब यहां पे आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर जिस भी किसी में देखना है टेम्परेचर माइनस यहां पे हम लिखेंगे लोअर फिक्स पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कह सकते हैं, और यहां अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये हमेशा किसी भी टेम्परेचर स्केल के लिए हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब इसी लॉजिक के ऊपर हम अलग अलग स्केल्स के टेम्परेचर्स को कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर स्केल इन डिग्री सेल्सियस -0 अपॉन अपर फिक्स पॉइंट, मतलब जिस पे बॉयल करना स्टार्ट करेगा वाटर, और वो है 100 डिग्री सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 0, तो ये आ जाएगा 100 इक्वल्स टू, यहाँ टेम्परेचर स्केल हमने केल्विन में लिया, केल्विन में हमने 273.15 हटा दिया मैंने, ठीक है, अपॉन यहां पे भी 100, क्योंकि 273 जो है एब्सोल्यूट जीरो को मैंने लिखा था, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब 0 केल्विन, इसको हम लिख सकते हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस माइनस में। अगर मैंने इसको लिखा भाई 100 केल्विन, तो ये हो जाएगा इसमें 100 करने पे -173.15, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर ये 0 डिग्री सेल्सियस है तो ये हो जाएगा
273.15 केल्विन के इक्वल। इसको हम एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं, इसको नहीं ध्यान रहे, ये एब्सोल्यूट जीरो है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब बेटा जिस पे जो है कोई भी आइडियल गैस की रैंडमनेस जो है जीरो हो जाए, सी जो है मॉलिक्यूल की जो रैंडमनेस है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां पे हम नेक्स्ट स्केल हम फारेनहाइट स्केल ले लेते हैं। फारेनहाइट स्केल के अंदर -32 और यहाँ पे 212 पे जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, और -32 करेंगे तो 180 आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू, अगर हम रीमर स्केल अगर लेते हैं तो रीमर स्केल में R -0 और यहाँ 80 -0 80 लिख लो, और एक है रैंकाइन RA, ठीक है, रैंकाइन, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ये जो है टेम्परेचर स्केल्स मोस्टली हम यूज करते होते हैं, फिर भी हम रैंकाइन का अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, रैंकाइन का कितना होगा इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई भी टेम्परेचर स्केल अपने को किसी भी तरीके से टेम्परेचर किसी स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना हो तो आप डायरेक्ट ये रूल अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, कैलकुलेशन आपकी इजी रहेगी, ठीक है। रैंकाइन में भी अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, रैंकाइन -470 अपॉन 640 सॉरी 460 ये होगा, ठीक है, और ये है 670 माइनस 460 670 अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो, या फिर इसको 672 भी लिख सकते हैं, -460। तो ये रैंकाइन स्केल है और ये है रीमर स्केल। ये बाकी स्केल आपने सुने होंगे, ये दो एक्स्ट्रा है, इसको थोड़ा सा और ध्यान रखिए। तो वेल अपने पास में एक जनरल जो है कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं टेम्परेचर स्केल्स में रीडिंग का, तो वो अपने पास आ गया इस फॉर्मूले से, ठीक है। ये आपके सारे कन्वर्जन्स को कंप्लीट करता है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अपने को बोल देता है किसी टेम्परेचर स्केल को, यानी डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट कितने टेम्परेचर पे जो जाकर के जो है इनकी रीडिंग इक्वल हो जाएगी। इक्वल का कह रहा है तो यानी मान लो T टेम्परेचर पे जाके रीडिंग इनकी इक्वल हो जाएगी। 100 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी टेम्परेचर T -32 डिवाइड बाय 180, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल किया, आपने लिखा 18T इज इक्वल्स टू 10T माइनस 320, और इन दिस वे ये आपका आ जाएगा 8T इक्वल्स टू -320, और T जो है वो आ जाएगा -40, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जिस टेम्परेचर पे जाके केल्विन की और फारेनहाइट की स्केल जो है इक्वल होंगी तो वो -40 हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये टेम्परेचर स्केल की इंपॉर्टेंस हो गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब थर्मल एक्सपेंशन पे। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन का मतलब बेटा जैसे जैसे हम किसी बॉडी को हीट देंगे डेफिनेटली उसका टेम्परेचर राइज करेगा, और टेम्परेचर राइज कर रहा है तो हम ये देखेंगे कितना टेम्परेचर डिफरेंस हुआ है उसकी बॉडी के अंदर, उसके लीनियर एक्सपेंशन कितना हुआ है या एरियल या वॉल्यूम एक्सपेंशन कितना हुआ है। तो तीन तरह का एक्सपेंशन है, वन बाय वन हम उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले है लीनियर एक्सपेंशन, सेकंड है एरियल एक्सपेंशन या इसको हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, थर्ड वन है वॉल्यूम एक्सपेंशन।
सो वन बाय वन हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं लीनियर एक्सपेंशन क्या है। लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन के लिए लेट्स सपोज हमारे पास में कोई ये एल लेंथ की मेटेलिक रोड है, ठीक है, और लेट्स सपोज टेम्परेचर जो है θ1 है, जिस टेम्परेचर के ऊपर इसकी लेंथ L है। अब जैसे ही हमने टेम्परेचर θ1 से θ2 करेंगे तो डेफिनेटली इस के अंदर जो एक्सपेंशन होगा वो एक्सपेंशन हो जाएगा, मान लो डेल्टा L, ये θ2 टेम्परेचर पे, और वो एक्सपेंशन मान लो हमने ये बना लिया डेल्टा L। सो नई लेंथ जो है L डैश विच इज इक्वल्स टू L प्लस डेल्टा L हो गई। न्यू लेंथ जो है इसकी इतनी हो गई। अब बात आती है कि जो ये एक्सपेंशन है ये किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, किन पे डिपेंड करता है। तो डेल्टा L जो एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन हम जिसको बोल रही हैं, ये लीनियर एक्सपेंशन मेनली डिपेंड करता है बेटा किसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए, आप खुद बताइए। डेल्टा L डेफिनेटली डिपेंड करेगा, एक तो लेंथ कितनी है, किसी बॉडी की जितनी ज्यादा लेंथ होगी एक्सपेंशन उसमें उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा चीज डिपेंड करता है कि इनके टेम्परेचर में डिफरेंस कितना आया, यानी फाइनली आपने θ1 से θ2 टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो डेल्टा थीटा यहाँ पे यूज कर देता हूं, और एक कांस्टेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं अल्फा। सो डेल्टा L मतलब ये आ गया हमारे पास में टेम्परेचर। इस अल्फा को हम लिखते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसको हम पर डिग्री सेल्सियस में मेजर करेंगे या पर केल्विन में भी मेजर कर सकते हो। अब ये लीनियर एक्सपेंशन है, न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, न्यू लेंथ जिसको हम L डैश या फिर L प्लस डेल्टा L लेके चल रही हैं, L डैश विल बी इक्वल्स टू L कॉमन ले लिया मैंने 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा आ जाएगी, ठीक है, ये न्यू लेंथ हो जाएगी। और जो डेल्टा L है, ये डेल्टा L मेनली अल्फा, अगर आपसे कोई पूछने लग जाए तो हम लिखेंगे डेल्टा L अपॉन ओरिजिनल लेंथ और यहां डेल्टा थीटा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो टेम्परेचर θ2 पे है लेंथ माइनस θ2 पे लेंथ और लेंथ एट θ1 टेम्परेचर, और यहां लेंथ एट θ1 इनटू डेल्टा थीटा, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं dl अपॉन L डेल्टा dt, ठीक है। ये लीनियर एक्सपेंशन है, ये लीनियर एक्सपेंशन है। अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो ये जो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी, बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, इससे किस किस फैक्टर पे इफेक्ट पड़ने वाला है उस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए लीनियर एक्सपेंशन अगर आप पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे इफेक्ट पड़ने वाला है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना पढ़े हैं हम, t टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन Z हम टाइम पीरियड पढ़ते हैं। अब यहाँ पे न्यू टाइम पीरियड जो है वो t डैश बनने वाला है जब टेम्परेचर, मान लो एक सिंपल पेंडुलम जिसमें हमने मेटल की एक थिन थ्रेड यूज की है, मेटल की थ्रेड यूज की है, मेटेलिक थ्रेड है ये, और इसमें एक्सपेंशन हो रहा है। जैसे ही θ1 से टेम्परेचर राइज करके θ2 पे पहुंचता है तो डेफिनेटली इसकी लेंथ भी L1 से L2 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे नई लेंथ मान लो मैंने कह दिया कि L डैश अपॉन G होगी, या आप लिख सकते हो T डैश इज इक्वल्स टू 2 पाई, और L डैश हमारे पास में कितना आ जाएगा, L 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अपॉन Z। सो T डैश विल बी इक्वल्स टू, बाकी यहाँ T और ये बनेगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा रेज टू द पावर 1/2,
ठीक है, डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस अगर हम चेक करना चाहें तो यहां से निकाल सकते हैं, और टी डैश टी, और इसको हम बाइनोमियली एक्सपेंड करें तो 1 + 1/अल्फा डेल्टा थीटा आएगा। ठीक है, तो ये मेनली न्यू टाइम पीरियड बनेगा सिंपल पेंडुलम का। डिफरेंस अगर पूछते हैं टी डैश माइनस टी, तो वो आ जाएगा 1/अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। टाइम पीरियड में कितना वेरिएशन आ रहा है, वो वेरिएशन 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। परसेंटेज एरर निकालने में भी यूज में लिया जा सकता है इसको, परसेंटेज एरर में भी। ठीक है, इसी तरीके से मान लो अगर अपने पास में एक क्वेश्चन ऐसे देता है कि एक वायर है, इस वायर से हमने कुछ लोड सस्पेंड किया mg, और इसकी लेंथ जो है, इसके अंदर जो एक्सपेंशन हुआ वो डेल्टा एल एक्सपेंशन हुआ। यंग्स मॉडुलस इसका y है, जो भी लेंथ थी पहले l थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका a है। अब कहते हैं इतना ही डेल्टा एल एक्सपेंशन अगर अपने को लेना है, ये लोड हम हटा देते हैं, ये लोड हटा करके इसका टेम्परेचर राइज करता हूं मैं θ1 से θ2 तक, और इतना ही एक्सपेंशन अगर चाहिए तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, ऐसे टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। सो वेल, अपने यंग्स मॉडुलस स्टडी किया था, क्या था, F/A और ओवर डेल्टा L/L हमने स्टडी किया था, और हमने डेल्टा एल का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था कि FL/A × Y, ये डेल्टा एल है। इतना ही एक्सपेंशन अपने को अब थर्मली एक्सपेंड करना है, डेल्टा एल जितना यहाँ इसके लोड से था उतना ही थर्मली एक्सपेंड करना है। तो थर्मली एक्सपेंड करने में डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या आया था, याद कीजिए, अल्फा एल डेल्टा थीटा। तो यहाँ पे इसको इक्वेट कर दीजिए अल्फा एल डेल्टा थीटा के साथ में, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। जो भी चीज यहां से नहीं दे रखी वो कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, इसी के साथ साथ देखो थर्मल स्ट्रेस भी अगर अपने से पूछ ले, थर्मल स्ट्रेस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्मल स्ट्रेस, अपने को थर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, हमने स्ट्रेस यही स्टडी किया है। ठीक है, तो थर्मल स्ट्रेस, और याद कीजिए ये स्ट्रेस बेसिकली किसके बराबर होता है, इक्वल टू, हम ये लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो अपने को थर्मल स्ट्रेस जो है कैलकुलेट करना है, फोर्स अपॉन एरिया y इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन यहाँ पे क्या है, डेल्टा L/L है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और इसको हम क्या लिखेंगे, अल्फा डेल्टा थीटा। तो वेल, यहां पे आप ये भी चीज जो है कैलकुलेट कर सकते हो, थर्मल स्ट्रेस जिसको मैं बोल रहा हूं, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू y अल्फा डेल्टा थीटा से आप कैलकुलेट कर सकते हो थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये तो था लीनियर एक्सपेंशन। इसमें एक बायोमेटालिक स्ट्रिप के बारे में जिक्र होता है। बायोमेटालिक स्ट्रिप, ये क्या चीज है, देखिए जब भी लीनियर एक्सपेंशन की बात होती है तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेदर कि हमें कोई चीज की लेंथ मेजर करने का डिवाइस तैयार करना हो, मीटर रोड जिसको बोलते हैं, जैसे क्लॉथ वगैरह मेजर करते हैं, तो वो खास तरह के मटेरियल से डिजाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ताकि उसके अंदर लीनियर एक्सपेंशन न के बराबर देखने को मिले। अगर इन केस हम जनरली जैसे मान लो आयरन से बना दें, तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी, आपको पता है लीनियर एक्सपेंशन से क्या होता है, गैप्स रखे जाते हैं रेलवे ट्रैक के बीच में। वो गैप इसलिए रखा जाता है क्योंकि गर्मी के दिनों में एक्सपेंशन होगा तो जो ट्रैक है वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, और सर्दी के दिनों में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो गैप काफी सारा आपको नजर आएगा ट्रैक्स के बीच में। ठीक है, तो वो गैप इसीलिए रखा जाता है क्योंकि थर्मली जो है वो एक्सपेंड होगा गर्मी के दिनों में और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा
जब कोल्ड आएगा, सीजन विंटर सीजन आएगा तो। इसी तरीके से जैसे हम यहाँ पे मैंने क्लॉथ्स के लिए भी कहा, अगर कोई कपड़ा मेजर करते हो, अगर आयरन से मैंने बना दिया तो गर्मी के दिनों में आप देखोगे कि जो कपड़े की लेंथ है वो ज्यादा मेजर करेगा, 1 मीटर में ज्यादा कपड़ा मिलेगा, और सर्दी के दिनों में वही कपड़ा जो है कम मिलेगा अपने को, क्योंकि उसकी लेंथ कम हो गई होगी। तो खास करके ऐसे मटेरियल से डिजाइन की जाए जिसमें थर्मल एक्सपेंशन न के बराबर हो, इस तरह की डिजाइन। और बायोमेटेलिक स्ट्रिप का मतलब है जैसे मान लो एक ये मेरे पास में एक ऐसे 2 स्ट्रिप जोड़ी गई है, इसमें मेटल M1 है और ये मेटल M2 है। अब इसमें क्या होगा कि अल्फा जो है 1 का मान लो लेस है एज कंपेयर टू अल्फा 2, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है M1 का कम है एज कंपेयर टू M2। सो M2 का लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा होगा टेम्परेचर राइज करने पे। अगर मैंने टेम्परेचर θ1 से राइज करके θ2 बनाया, अब उससे क्या होगा, इसकी शेप कैसी बन जाएगी, क्योंकि इसमें एक्सपेंशन कम होना है, इसमें एक्सपेंशन ज्यादा होना है, तो इसकी शेप कुछ जो है इस टाइप में चेंज हो जाएगी, इस टाइप की शेप जो है बन जाएगी। ये M1 मेटल है और ये M2, इसलिए बायोमेटेलिक स्ट्रिप, ठीक है, इस टाइप में। नेक्स्ट आता है अपना एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन में भी सेम उसी तरीके से हम मान लो किसी बॉडी का एरिया जो है आपने कहा कि A है, और जैसे इसका टेम्परेचर θ1 से हम चेंज करेंगे तो इसके एक्सपेंशन में वेरिएशन आ गया कितना, मान लो ये नया एरिया इसका जो है बन गया, ये न्यू एरिया बन गया जिसको हमने A प्लस डेल्टा A कह दिया, ठीक है, θ2 टेम्परेचर के ऊपर। अब यहां पे जो एक्सपेंशन है डेल्टा A, इसमें एरियल एक्सपेंशन डेल्टा A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इटसेल्फ एंड चेंज इन टेम्परेचर यानी थीटा, ठीक है। और यहां पे कोफिशिएंट आ जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, जिसको हम बीटा बोलेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। न्यू एरिया कितना बनेगा, न्यू एरिया विल बी इक्वल्स टू A डैश, जिसको मैं कहूंगा A प्लस डेल्टा A, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू A इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। ये न्यू एरिया हो जाएगा, न्यू एरिया के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और यहां से अपने को डेल्टा बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो बीटा कैसे लिखेंगे, बीटा विल बी इक्वल्स टू डेल्टा A अपॉन A इंटू डेल्टा थीटा, और यू मे राइट इट एज एरिया एट θ2 टेम्परेचर माइनस एरिया एट θ1 टेम्परेचर डिवाइडेड बाय एरिया एट θ1 और इनटू θ2 माइनस θ1, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन का, इसको हम बोल रहे हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन बन जाएगा। इसी तरीके से वॉल्यूम के लिए बात कर लेते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम मान लो किसी बॉडी का, लेट्स सपोज मेरे पास में ये एक बॉडी है जिसका वॉल्यूम हमने V कंसीडर किया, V वॉल्यूम है, ठीक है। और जैसे ही हमने θ1 से टेम्परेचर वेरी करके इसका टेम्परेचर राइज किया तो डेफिनेटली इसके वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन देखने को मिलेगी वो इनिशियल वॉल्यूम मान लो ये है, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम ये है, और इसमें जो एक्सपेंशन देखने को मिलेगी वो बना लेते हैं। लेट्स सपोज वो एक्सपेंशन कुछ ऐसे है,
ठीक है, इस तरीके से इसमें मतलब हमने कह दिया कि भाई वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है, जो भी एक्सपेंशन है उस एक्सपेंशन को हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन हुआ वो एक्सपेंशन कितना है, दैट एक्सपेंशन इज V प्लस डेल्टा V हो जाएगा एट θ2 टेम्परेचर। सो इस केस में जो वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है, इस एक्सपेंशन को हम ठीक है इस तरीके से बन जाएगा भाई, जो भी वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है। लेट्स सपोज हमने कहा कि भाई डेल्टा V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेफिनेटली पहले जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही ज्यादा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। मान लो V वॉल्यूम था और चेंज इन टेम्परेचर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेगा, जितना ज्यादा चेंज आप टेम्परेचर में करोगे उतना ही ज्यादा एक्सपेंशन अपने को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज कर लेते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये नया वॉल्यूम बन जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। न्यू वॉल्यूम किसको कहेंगे, न्यू वॉल्यूम V डैश इज इक्वल्स टू V प्लस डेल्टा V बनेगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस गामा डेल्टा थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यू वॉल्यूम बनेगा। यहाँ पे गामा जो है वो क्या है, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V ओवर V डेल्टा थीटा ये लिख सकते हैं, और ये कहें कि वॉल्यूम एट θ2 टेम्परेचर, वॉल्यूम एट θ1 टेम्परेचर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट θ1 θ2 माइनस θ1 लिख सकते हैं। तो ये बनेगा हमारा क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कह सकते हैं। इसको भी पर डिग्री सेल्सियस में ही मेजर करेंगे। ठीक है, अब ये जो तीनों कॉफिशिएंट्स आए हैं इनमें रिलेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी गामा के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं। देखिए, एक और चीज, आपने बल्क मॉडुलस स्टडी किया था, याद कीजिए बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस B इज इक्वल्स टू हमने लिखा था प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन V ओरिजिनल वॉल्यूम। सो वेल डेल्टा V बाई V इज इक्वल्स टू P अपॉन B हम लिख सकते हैं। और अपने को अभी पता चला कि जो गामा है विच इज इक्वल्स टू डेल्टा V ओवर V और इनटू डेल्टा थीटा हम लिख सकते हैं। सो डेल्टा V ओवर V को हम क्या लिख सकते हैं, P ओवर B डेल्टा थीटा हम लिख सकते हैं। ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और बल्क मॉडुलस में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, वॉल्यूम एक्सपेंशन है, इनमें रिलेशन क्या होगा, ये रिलेशन भी हम फाइंड आउट करेंगे। जब किसी कंटेनर को आप हीटअप करते हो वाटर उसमें डाल करके, जैसे मान लो ये कंटेनर है और इसके अंदर मान लो फ्लूइड मैंने फिलअप किया हुआ है, आप हीट देते जा रहे हो, आप देख रहे हो कि डेफिनेटली वाटर में एक्सपेंशन हुआ होगा। सो वो रियल एक्सपेंशन नहीं है, कुछ हीट कंटेनर को भी जा रही है, डेफिनेटली कंटेनर में भी एक्सपेंशन हुआ होगा। तो यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो, गामा रियल एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू गामा एपरेंट एक्सपेंशन प्लस ये कंटेनर का भी आ जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है रियल इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन। एपरेंट में हम जो लिक्विड लेंगे उस लिक्विड का एक्सपेंशन, यानी डेल्टा, यहां पे ये एपरेंट में जिसको लिख रहा हूं यहां पे क्या है, डेल्टा V चेंज इन जो लिक्विड है ओवर वॉल्यूम लिक्विड का, और यहाँ पे डेल्टा थीटा हम लिखेंगे। और रियल में जो है हम इन दोनों का सम निकाल के करेंगे। कंटेनर का कितना आ जाएगा, डेल्टा V कंटेनर में कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है, वॉल्यूम कंटेनर का था कितना, और डेल्टा थीटा। तो ये मतलब रिलेशन हम यूज करके जो रियल एक्सपेंशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अब रिलेशन हम बात कर लेते हैं
रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा और गामा के बीच में रिलेशन कितना है? याद रखिए, मेनली ऐसा टारगेटेडली देखा जाता है कि जो बीटा है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू ट्वाइस द अल्फा है, एंड जो गामा है इट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द अल्फा। ठीक है, सो ओवरऑल वी कैन से दैट अल्फा, बीटा एंड गामा का जो रेशियो है दैट विल बी इक्वल्स टू 1:2:3। और मे भी जो है इस तरीके से भी दे सकता है कि अल्फा इज इक्वल्स टू क्या है, बीटा बाय 2 है, यहां से अल्फा कितना है, गामा बाय 3 है। सो ओवरऑल अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा बाय 2 इक्वल्स टू गामा बाय 3, ये लिख सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कई बार ये रिलेशन डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं भैया कि 6 अल्फा इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ बीटा इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ गामा। एलसीएम लेकर के ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इन तीनों के बीच में रिलेशन है। सो आज का लेक्चर जो है थर्मल एक्सपेंशन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज समझाई है। टेम्परेचर है क्या, वहां से स्टार्ट करके टेम्परेचर स्केल्स, फिर हमने एक्सपेंशंस के बारे में समझा। तो बहुत सारी चीज आज आपको समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं कि आप जो मैंने अभी पढ़ाया इसके क्वेश्चंस भी जरूर से जरूर लगाओगे। अगर क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तो आपको ये कंसेप्ट जो है बहुत ज्यादा दिन याद नहीं रहने वाले हैं। इन कंसेप्ट को भी तभी याद रखा जा सकता है जब साथ साथ में आप क्वेश्चंस लगाते हो, पीवाईक्यूज लगाते हो। आप पीवाईक्यूज उठा के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस। तो बने रहिए एग्जाम हट टीम के साथ में और इसी तरह मेहनत करते रहिए। जल्दी ही अपने माँ बाप का और अपने शिक्षकों का, अपने टीचर्स का, जो आपके जितने भी घर में रिलेटिव्स हैं उनका नाम रोशन करते रहिए। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद।